जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं विपिन सर स्वागत करता हूं आप सभी लोग को अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ड्रीम क्लासेस पर। जितने बच्चे क्लास 10th में हैं वो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग का 90 दिन का जो महामैराथन होने वाला है, एक तरफ से क्रैश कोर्स जो लॉन्चिंग हमने किया था उसकी पहली क्लास आज जो कि एसएसटी का स्टार्ट होने वाली है। पूरा वन शॉट रहने वाली है, एकदम शुरू से लेके अंत तक बन जाइएगा ताकि आप लोग इस पहले चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सभी को करते हुए चलिएगा। और रही बात लिखने की, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक देखिए। लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, विपिन सर ऑफिशियल एप्लीकेशन है। आप वहां पर जो है जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि आप लोग को इस लॉन्चिंग में क्या क्या प्रोसेस था, सारी चीजें हमने बता रखा है। फिलहाल के लिए समय को देखते हुए मैं मतलब समय का बहुत ही अभाव है भाई, क्योंकि हमारे पास समय उतना है, मतलब कहते हैं ना, कम ही समय बचा हुआ है और इसमें हमें पूरा अच्छे ढंग से सभी चीज की तैयारी करना है। मैं आपसे इतना वादा करूंगा कि आपके सिलेबस को कंप्लीटेड करने के बाद मैं आपका रिवीजन प्लस में प्रैक्टिस करवाने का प्रयास पूरा करूंगा, या पूरा नहीं बल्कि करवाऊंगा। ये तो हम करेंगे ही करेंगे। मुझे जहां तक कि अगर एक तरफ से टाइमिंग रहेगा तो मैं एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी वन शॉट में लेकर करूंगा। ठीक है, पूरा वन शॉट में रहने वाला, जल्द से जल्द मैं आपका पूरा सिलेबस समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारी क्लासेस लंबी थोड़ी सी रहेगी लेकिन पूरा एकदम बहुत ही मजेदार रहने वाली है। अर्थात आप इसमें से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप लोग 90 दिन का इस सबसे पहले आप ये बताइए, इस महायुद्ध के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? जो ये 90 दिन का महायुद्ध हो रहा है भाई, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो यदि आप तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम करके भेजिए, ताकि हम इतना जान सके, हाँ कि मेरे प्यारे सभी रसगुल्ले, जितने मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हैं वो सब के सब तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए आपको 10वीं में 4 चांद लगाने के लिए आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वह सिलेबस डिस्कस कर देता हूं जो कि आपके एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान में है। सबसे पहले हमारे पास है खंड अ यानी घटनाएं और प्रक्रियाएं, जो कि एक तरफ से इतिहास का जो हमारा पहला चैप्टर। देखिए मैं सिंपल सा स्पीड के साथ आपको बता दूंगा, क्योंकि हालांकि ये सब आपको पहले से पता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, और यहाँ पर एक मिनट इधर है तीसरा तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग, मुद्रण एवं संस्कृति और आधुनिकता। ये आपका टोटल इतिहास में जो है, इतिहास में ये 5 चैप्टर है। और इस 5 चैप्टर में आज हम पहला चैप्टर जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसको फाइनल करने वाले हैं। तो इसको मैं आज अभी फाइनल कर दूंगा। आइए भूगोल में देख लिया जाए। भूगोल में भी टोटल हम जानते हैं 7 चैप्टर है। कितने हैं भाई? 7 चैप्टर। और आप देखिए यहाँ पर 5 चैप्टर करने के बाद नीचे आपका एक है मानचित्र, यानी कि आपको मानचित्र कार्य भी बता देंगे, मानचित्र बता देंगे भाई, हलवा समझ लीजिएगा, खत्म कर देंगे आप वैसा ही। भूगोल में संसाधन एवं विकास है, वन एवं वन्य जीव है, जल संसाधन है, कृषि है। यहाँ तक कि अगर दूसरे खंड में देखेंगे तो यहाँ पर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है, विनिर्माण है, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। फिर उसके बाद यहाँ भी आपको मानचित्र, यानी कि इतिहास और भूगोल में मानचित्र है भाई। हम इतिहास और भूगोल में मानचित्र आपको बहुत इजीली बता देंगे, बस उसको आप एक बार देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे, फिर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे उसको बहुत इजीली करके आ जाएंगे। ठीक है। अगला आपका है लोकतांत्रिक, जो कि राजनीतिक। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि नागरिक शास्त्र का जो ये चैप्टर है, ये सॉरी नागरिक शास्त्र का ये पूरा हाँ चैप्टर है। जैसे खंड अ में यहाँ पर देखेंगे सत्ता की साझेदारी, इसको हम एक तरफ से नागरिक शास्त्र कहते हैं, ये ध्यान रहे, नागरिक शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जात धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल, लोकतंत्र परिणाम। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और ये हमारा जो कि अर्थशास्त्र का टॉपिक है, विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, मुद्रण और साख है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था है, उपभोक्ता अधिकार है। तो मेरे प्यारे भाई, टोटल अगर हम एसएसटी की बात कर लें, टोटल एसएसटी की हम बात कर लें तो इसमें चैप्टर आप मतलब कि आपका है टोटल इसमें 22 है, यानी कि ये 22 है। हम इसको
25 लेक्चर में कंप्लीट करने वाली है। ध्यान रहे 25 लेक्चर होने वाली, जो पहला लेक्चर आपके समक्ष यहाँ दिख रहा है। तो ये 25 लेक्चर में मान लीजिए ये जो है वन शॉट में जो आने वाला है वो तो वन शॉट में आपको पूरा मिल जाएगा 22 चैप्टर्स का। तो भाई 3 चैप्टर्स में क्या रहने वाला है, तो भाई आपको अभी अभी हमने बताया कि आपके इतिहास और भूगोल में मानचित्र भी है, तो मानचित्र भी तो कवर करना है। तो मैं एक लेक्चर में इतिहास का, एक लेक्चर में उसका क्या कहते हैं अरे भूगोल का फाइनल करेंगे। इतना करने के बाद फिर मैं एक लेक्चर जो बच रहा है उसमें मैं पूर्ण रूप से एक वन शॉट यानी बहुत बड़ा धमाका लाने वाला हूं, जिसमें आपका पूरा सब्जेक्ट पूरा चैप्टर 22 का 22 चैप्टर प्लस में मानचित्र वगैरह सब कुछ कराऊंगा, जो कि बहुत लंबी क्लास वो रहने वाली, बहुत बड़ी रहने वाली है। तकरीबन उसकी क्लास बहुत बड़ी रहेगी, यानी कि वो उसमें इन सब का निचोड़ रहेगा। तो भाई तैयार रहिएगा, उस दिन भी मजे तरीके से पढ़ा जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पर। एमसीक्यू से स्टार्टअप करने वाले हैं, एमसीक्यू से स्टार्टअप करेंगे। भाई एमसीक्यू बहुत प्यारा है, हालांकि आप लोग इसको कर जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ है? पहला है फ्रांस की क्रांति, दूसरा है नेपोलियन का उदय, तीसरा है जर्मनी का एकीकरण, चौथा है इटली का एकीकरण। देखिए भाई मैं इसमें समय आपको मिनिमम यही है कि आपको 10 सेकेंड का समय है। मैं यहाँ पर अभी टाइम भी लगा सकता हूँ, तो मैं फिलहाल के लिए लगा दूं कि नहीं लगाऊं? अगर कहेंगे तो भाई लगा दूंगा, नहीं कहेंगे तो भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक तरफ से मैं लगा दूंगा तो सही रहने वाला है। ठीक है, लगा दूंगा यहाँ पर, ये साइड में टाइम चलता रहेगा। ठीक है, टाइम आपका चल रहा है। अगर हम टाइमिंग अनुसार सब चीज देखें तो एकदम परफेक्टली रहने वाला है। थोड़ा सा इसको मैं इसकी वैल्यू थोड़ा कम कर दूं, क्योंकि शोर ज्यादा कर दे रहा है। ठीक है, चलिए अगर इसकी बात कर लें तो देखिए 1789, भाई 1789 आपका जहां दिखेगा तो भाई 1789 तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति, यानी कि इस पर आप तुरंत टिक मारेंगे, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आइए, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यहाँ पर है ये सेपे हैं, बस सेपे, सेपी नहीं, जियोसेपे हैं। ठीक है, तो जियोसेपे गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, या फिर ऑटोवान बिस्मार्क, या मैटरनिक। चलिए आपके पास समय है 10 सेकेंड का, फटाक से इसका जवाब देते हैं कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई, टाइम ओवर हो गया। अब इसका सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मैं टाइम को हटा देता हूं क्योंकि अभी टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। जब मैं आपका टेस्ट वगैरह लूंगा तो मैं आपको टाइम उसमें लगा दूंगा। ठीक है, उसमें हम आपको टाइम लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, श्रीलंका, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो आपका है 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी में, या 1957 ईस्वी और 1981 में। तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसमें कहेंगे भैया 1948, जो कि 4 फरवरी 1948 ईस्वी में ये हुआ था। क्या हुआ था? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो अगर आपका ये प्रश्न पूछा कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो कहेंगे 1948 ईस्वी, और अगर महीना पूछ दिया तो कहेंगे कि 4 महीना, दिन पूछ दिया तो कहेंगे डेट पूछ देगा तो 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को। अगला प्रश्न है आपका, जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था? ठीक है, जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था? तो जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम, नेपोलियन, फ्रांस, या फिर इंग्लैंड। तो भाई जर्मनी का प्रथम सम्राट की बात कर लेते हैं तो विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम था। कौन था भाई? विलियम प्रथम था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? अभी अभी जस्ट आप पढ़े, अभी जस्ट इसके पहले आप पढ़े, ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किससे है? तो भाई जर्मनी से। अगर आप लोग एक बार इसको नहीं देख पाए, आई मीन नहीं कर पाएंगे, या फिर एक बार इसको देख लीजिएगा, आगे जैसे टेस्ट वगैरह होता है तो टेस्ट में आप लोग इसको अच्छे ढंग से कर जाते हैं। ठीक है, वहां पर आप ऐसा करिएगा कि कम से कम उस सभी प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दीजिएगा।
ठीक है, सही और सटीक जवाब। चलिए छठवां प्रश्न पे आ जाइए। छठवां प्रश्न आपके समक्ष है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। भाई ये नहीं बताएंगे तो कभी नहीं बताएंगे। पहला पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, बस उसमें सन दिया था, इसमें फ्रांस की क्रांति पूछा है। यानी कि देखिए पूछने का तरीका सभी में आराम से वही रहने वाला है। 1789 ईस्वी में, ठीक है, 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी में। तो प्रथम अगर विश्व युद्ध की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। आप एकदम पूरा ध्यान से हर चीज को करिएगा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो कहेंगे 1918 ईस्वी में। ठीक है, सातवां प्रश्न हो गया। आठवां में आइए, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब ये फ्रांसीसी क्रांति कब चली हुई थी? तो 1688 ईस्वी में, या 1789 ईस्वी में, या 1815 ईस्वी में, या 1830 ईस्वी में। भाई सिंपल मारेंगे, तुरंत कहेंगे भाई फ्रांसीसी जैसे आएगा 1789 ईस्वी में चला था। कब चला था? 1789 ईस्वी में। ठीक है, पुनर्जागरण युग का आरंभ किस देश से हुआ था? तो पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ था भाई? तो रोम से, इटली से, जर्मनी से, ब्रिटेन से। रोम, जर्मनी, ब्रिटेन एकदम बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं, लेकिन आपका आंसर सही होगा इटली। यानी कि पुनर्जागरण युग का आरंभ जो हुआ था वो इटली से हुआ था। ठीक है, कहां से हुआ था? इटली से हुआ था। 9वें प्रश्न का जवाब आप लोग दे चुके हैं। अब आ जाइए अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। चलिए भाई अब बहुत सुंदर सा एक और प्रश्न आया, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो 1910 में, 1914 में, 1918 में, 1920 में। तो प्रथम विश्व युद्ध भाई 1914 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था भाई? 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914। एकदम ध्यान एकदम अपने दिमाग में बैठाइएगा। अगला है, कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से था? चलिए, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका। कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से था? तो आप कहेंगे भाई कार्ल मार्क्स का संबंध, कार्ल मार्क्स तुरंत कहेंगे भैया जर्मनी से। किससे है भाई? किससे है? जर्मनी से। देखिए ये हम एमसीक्यू है, इसको जितना तेजी से करके और पूरा पढ़ जाइए, एकदम रट जाइए, एकदम कहें छोड़िए मत। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे 100%। ठीक है, जितना चैप्टर बताया पूरा कर लीजिएगा। मैं आगे एक सैंपल पेपर भी लेकर आऊंगा जो कि आपको करवाऊंगा, तो उससे आपको आभास हो जाएगा किस टाइप से है। सैंपल छोड़िए, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, तो वहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ जो ये क्वेश्चन है इन सब क्वेश्चन में क्या अहम भूमिका है इन लोगों का, उसमें क्या रोल निभा रही हैं, क्या ये सच में आएंगी या फिर नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए 12 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1817 में, 1818 में। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट का कब हुआ था? तो क्या कहेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट जबकि पराजय कब हुई थी? तो कहेंगे भाई 1815 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, जर्मनीकरण की संधि किनके बीच हुई? जर्मनी संघ की किनके बीच हुई थी? तो जर्मनी संधि जो है अगर हम बात कर लेते हैं भाई, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, जहां पर आपको जर्मनी और ऑस्ट्रिया दिखाई देगा तुरंत कहेंगे जर्मनी और ऑस्ट्रिया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी। बहुत सारे लोग कहेंगे जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, पोलैंड, ये सब नहीं है। ठीक है, ये सब बिल्कुल नहीं रहने वाली है। आपका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी ऑस्ट्रिया। ठीक है, क्या हो जाएंगे? जर्मनी ऑस्ट्रिया। अगला है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? जो बच्चा इसको जवाब नहीं दे पाएगा समझ लीजिए अभी तक वो कुछ भी पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये तो एमसीक्यू है, ये आपको सब्जेक्टिव में भी आता है, ये प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो भाई मैं सिंपल आपसे बताऊंगा कि इटली का एकीकरण जो होता है 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ये तो हम अपने दिमाग में बैठाइए, इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़िए, नेक्स्ट आइए,
रक्त व लौह की नीति का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भाई रक्त और लौह जैसे आएगा भाई, रक्त लौह के अकॉर्डिंग में अगर आप तुरंत कहेंगे ऑटो बिस्मार्क, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑटो बिस्मार्क बिल्कुल सही जवाब होंगे, आप यहाँ पर टिक लगा के चले जाएंगे। अगला प्रश्न आपके देख लीजिए, इटली को एकत्रित करने के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? भाई कौन था? अब यहाँ पर आप बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम कहेंगे इटली को एकीकृत करने के लिए एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो सीधा आप कहेंगे भाई कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध था, ठीक है। अब आगे आइए, चलिए यहां से तो आप लोग का ये 16 प्रश्न अभी हमने करवाया, अभी और भी आगे मिलेगा। जैसे अभी हमारे पास और भी प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर अगर हम आपको दिखा सकते हैं कुछ इस टाइप से। अभी तो मान लीजिए हम लोग इस पर हैं, ये 21 नंबर तक का हो चुका है। अगर हम इधर जाएंगे तो आपको फिर से यहाँ से आपको फिर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम आपको पहले कुछ सब्जेक्टिव बता दूं ताकि आगे वाला जो एमसीक्यू है वो आप इजीली कर जाएं। इजीली कर जाने का मतलब ये है कि अगर आप अभी कर जाते हैं, कहाँ से भाग के आ गया इधर, चलिए हम आपको यहाँ पर अब अगला बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ये आ गया जिउसेपे, ठीक है। जिउसेपे मैक्सिनी, जिउसेपे मैक्सिनी क्या था, मतलब इसके बारे में पूरा अच्छे से हम अभी अध्ययन करेंगे। क्या है ध्यान से देखिएगा, वह इटली का एक क्रांतिकारी था, ठीक है। तो वह इटली का एक क्रांतिकारी था, उसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान रहे, ज्यूसेप मैक्सिनी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था, ये याद रहे, ताकि अगर आपसे एमसीक्यू में भी पूछे कि हाँ ज्यूसेप मैक्सिनी की जन्म कब हुआ था, तो कहोगे हाँ भाई 1807 में। कहाँ हुआ था? तो जिनेवा जो कि इटली में पड़ता है, जिनेवा में हुआ था। और वह कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य बन गया और 24 वर्ष की अवस्था में लिंगयूरिया में, ठीक है, लिंगयूरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, ठीक है। वह देखिए बहुत हिम्मत वाला था, 24 वर्ष की अवस्था में लिंगयूरिया की क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत, यानी लिंगयूरिया की क्रांति करने के लिए उसको बहिष्कृत कर दिया गया, हटा दिया गया। अब तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, यानी कि उसके बाद जैसे उसको यहाँ से बहिष्कृत किया गया था, तो तुरंत जो है उसने क्या किया, उसके कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद वह तुरंत 2 भूमिगत संगठनों को स्थापित किया गया था। तो 2 भूमिगत संगठन, जो इसमें पहला था यंग इटली और दूसरा जो था यंग यूरोप। ये ध्यान रहे, यंग इटली से क्वेश्चंस बनेगा और यंग यूरोप से भी क्वेश्चन बनेगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। यंग इटली यानी ज्यूसेप मैक्सिनी ने जो 2 संगठन स्थापित, दो भूमिगत संगठन जो स्थापित किया था, उसका क्या नाम है? तो हम कहेंगे यंग इटली और दूसरा क्या था? यंग यूरोप। जो कि यहाँ पर मार्सिले, देखो यंग इटली कहाँ स्थापित हुआ, तो कहेंगे मार्सिले में। और दूसरा जो यंग यूरोप कहाँ था, तो भैया कहेंगे बर्न में। कहाँ था भाई? बर्न में। ये एमसीक्यू के भाई देखिए, ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, कहीं अलग से नहीं बनाता है, तो ये देखते हुए चलिए। इसलिए मैं कहा कि आप सिर्फ क्लास को अटेंड कीजिए, नोट्स आपको मिलेगा, नोट्स से आपसे पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें एकदम डिक्टो एकदम लिखा रहेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं रहने वाली। हाँ 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो सकता है, क्योंकि हर क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करना, जैसे कुछ ऐसे हैं जो कि गेस होता है कि हाँ भाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 50% या 40% चांस होती है। तो हम उन चीजों का, ये जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ये रहता है कि लिखने का तरीका सब कुछ यहाँ पर हो जाएंगे। पीडीएफ मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि हम यहाँ से क्लास दें और उसके बाद पीडीएफ आप पढ़ें। हाँ पीडीएफ में कोई नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन आपको डाउट पड़ गया, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स, यानी कि वहां भी एप्लीकेशन पर डाउट सेशन है, आपको डाउट सेशन में जाके वहां पर जो है अपना डाउट
बता सकते हैं। ठीक है, जो कोई फोटो होगा फोटो अपलोड कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये नहीं आ रहा, मैं उसकी वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में ही गुप्त संगठन बने। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके अकॉर्डिंग में जो हुआ था, तो उसके मॉडल पर जर्मनी, जो कि पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में गुप्त संगठन बना। भाई सब गुप्त संगठन बनेगा करेंगे, आज के डेट में ऐसा ही चल रहा है। चलिए आगे बढ़े। तो ये देखिए ज्यूसेफ मैथ्सिनी के बारे में इतना पूरा है पॉइंट था, आप इतना आप कर जाएंगे, फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, चलिए मारियान कौन था? भाई मारियान से बहुत ध्यान है, मतलब कि एक तरह से बहुत सुंदर सा ये भी प्रश्न है और इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मारियान ने अपनी राजतंत्र के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक था। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। ध्यान रहे मरियान का जो चिन्ह एक तरफ से कहें राष्ट्र के मतलब कि राष्ट्र के विचार के प्रतीक क्या था, क्या राष्ट्र के विचार के प्रतीक अगर एक होता है ना, प्रतीक दिखाना, प्रतीक बताना, तो वह प्रतीक था क्या था? तो स्वतंत्रता व गणतंत्र के अगर प्रतीक यानी है, या अगर मान ली वह स्वतंत्र है वह गणतंत्र है एक तरफ से, तो उसका जो प्रतीक, उसका जो सिंबल है वो क्या होने थे? उसका सिंबल ये था कि भाई लाल टोपी, क्या था? लाल टोपी, तिरंगा था और कलगी था। ये उसका पहचान था। ये ध्यान रहे कि मारियान जो स्वतंत्रता और गणतंत्र के लिए जो प्रतीक बनाया था वो प्रतीक क्या है, तो ये ध्यान रहे तीन वो होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में तीनों दे देता है, तो कभी इसमें से कोई एक दे देता है, तो ध्यान रहे पूरा अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्र प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तालमेल स्थापित कर सके। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर लें भाई, तो यहाँ पर मरियान जो कि एक तरफ से उसकी जितनी भी चीजें ये लागू किया गया, जितनी बताया गया, उसको हर चौराहे पर, हर जगह जो कि हर गांव से चौराहे पर हर जगह जो कि पूरा अच्छे से इसका पोस्टर बनाकर लगा दिए ताकि उसके बारे में सभी को जानकारी हो सके, सब लोग एक्टिव हो सके। ठीक है, तालमेल स्थापित कर सकें। मरियान की प्रतिमा सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई। इनकी यानी कि जो इस मरियान की जो प्रतिमाएं हैं वो सिक्कों पर और डाक जो चिट्ठी वगैरह पहुंचाते हैं उस पर, जो कि डाक टिकटों पर जो होता है उस पर अंकित की गई इस चीज को। यानी कि नहीं होता है प्रचार, भाई प्रचार करवाना है तो हमको कहीं ना कहीं इस चीज को वहां पर इंक्लूड करना होगा, तो इसकी वजह से अन्य जगहों पर जो जो व्यक्ति उसको लेगा उससे उसे इस चीज की जानकारी हो जाएगी। ठीक है, काउंट कैमिलो दे कावूर, ये भी एक तरफ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार कर जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। काउंट कैमिलो दे कावूर इटली में मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री प्रमुख था। यानी कि वहां का इटली का ये जो है पहले मंत्री था, एक तरफ से प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री था, और जिसके इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन को नेतृत्व किया। यानी कि अब इसने इटली के एकीकरण करने के लिए, एकीकृत करने के लिए एक आंदोलन जो है इसी के नेतृत्व में किया गया था। इटली के सम्राट विक्टर इमेनुएल ने उसे 1852 में क्या किया? डार्निया पीडमांट का प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए अभी देखिए यहाँ पर इटली के सम्राट विक्टर इमेनुएल को, जो विक्टर इमेनुएल था उसको 1852 ईस्वी में कहाँ का? सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसने यहाँ पर आर्थिक शैक्षिक कृषि के विकास के लिए कार्य किया। ठीक है, तथा सैनिक पर सुधार किए। सैनिकों पर देखिए वहां पर जैसे सैनिकों के और आर्थिक स्थिति, वहां पर शिक्षा की जो स्थिति थी, कृषि का जो स्थिति थी, सब दयनीय थी, मतलब बहुत अच्छा नहीं थी। लेकिन जब वहां पर विक्टर इमेनुएल वहां का प्रधानमंत्री बना, तब उसने जो कि इन सभी चीजों पर बहुत गहन
विचार करके इन सभी को सुधारने का मतलब इनमें विकास कराया, इनको सही करवाया और साथ साथ में सैनिक का स्तर में भी सुधार किया, जो सैनिक थे उनके लिए भी सुधार किया गया। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पिडमांट के बीच एक कूटनीति संधि स्थापित की। अपनी इन कूटनीति चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान खींचा। देखिए थोड़ा सा कहते हैं ना भाई, आज की डेट में यही है, अगर आप कहीं अच्छे पढ़े लिखे नेता को चुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी कूटनीति से, अपनी समझदारी से अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो वही सेम यहाँ भी, ये अपने दिमाग से या ऐसा कहीं अपनी कूटनीति के अपने माइंड का सही उपयोग करके कहीं ना कहीं उसने क्या किया, यूरोपीय देशों को ध्यान में, मतलब कि जो यूरोप के इटली से समस्याओं की तरफ यूरोपीय जो लोग थे उनका ध्यान उस पर मतलब कि खींचा है, यानी सोचे कि ये भी जब हमारे पास आ जाएंगे, हमसे सम्मिलित हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा ये और भी अच्छा रहेगा, हमको एक तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा। और जो कि ऐसा चाहिए, कभी भी किसी भी कोई काम करने से पूर्व हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो सही हो रही है कि नहीं। अगर नहीं सही हो रही तो हमें किसी की सहायता भी ले लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली की संसद द्वारा विक्टर इमेनियल को इटली का सम्राट घोषित किया गया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। यानी देखिए अब इटली का साम्राज्य, यानी कि जो विक्टर इमेनियल थे, यानी कि ये यहाँ पर ये विक्टर इमेनियल जो कि सार्डिनिया के प्रधानमंत्री थे, वो इटली का साम्राज्य घोषित कर दिया गया और इटली के एकीकरण तभी संभव हो पाया था। ठीक है, तभी ये संभव हो पाया था। चलिए अब हम आगे को बढ़ते हैं, आगे का आपका क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है फ्रैंकफर्ट सांसद। ठीक है, फ्रैंकफर्ट सांसद की बात अगर हम कर लें मेरे प्यारे भाई, ठीक है, फ्रैंकफर्ट सांसद हाँ, तो फ्रैंकफर्ट सांसद की बात कर ले तो देखिए जर्मनी इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर फ्रैंकफर्ट संसद में एक जर्मनी इलाकों में जो बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों में फ्रैंकफर्ट शहर में, ठीक है, फ्रैंकफर्ट एक शहर की बात कर रहे हैं, तो शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान देने का फैसला किया। अब 18 मई सन 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों में ने एक साथ सज्जा वाले जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। अब यहाँ पर जो है मतलब कि स्थान कहाँ कब ग्रहण किया, तो कहेंगे भाई यहाँ पर 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों, यानी कि 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सज्जा वाले जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद से अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। अब यहाँ पर जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान, ये ध्यान दें, जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान प्रारूप किया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक से राजा को सौंपी गई। ठीक है, एक ऐसे राजा मतलब कोई एक ऐसे राजा थे जिनको सौंपी गई और जिसकी जवाबदेही संसद के प्रति होती थी, यानी कि उसे सौंपा जाता था जो जवाबदेही, यानी संसद के प्रति जो जवाबदेही था या जवाब देने का उसके अंदर काबिलियत थी, तो उसको सौंपा दिया।
फिर जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का स्थान दिया। ठीक है, उस स्थान राजाओं का साथ दिया। ठीक है, यानी कि उस राजाओं का जब साथ दिया, फिर वहां पर जो विनिर्वाचन सभा के विरोध में थे, जो विनिर्वाचन सभा के विरोध में कुछ लोग थे, तो इस प्रकार जहां जहां उच्च वर्ग और सेना के मध्य विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का स्तर सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन भी खो बैठे। ध्यान रहे कि यहाँ पर कुछ जैसे ये कहा गया भाई, हाँ, जैसे यहाँ पर कुछ उच्च वर्ग के लोग और यहाँ तक कि सेना के मध्य, देखिए उच्च वर्ग और सेना के मध्य विरोध हो गया भाई। उच्च वर्ग के जो लोग थे वो और सेना के मध्य विरोध कर दिए, जिसके वजह से वहां की संसद स्तर सामाजिक आधार पर कमजोर हो गई। अब वहां की जो भी संसद थी वो मतलब कि सामाजिक आधार पर पूर्ण रूप से कमजोर हो गई, और संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था। मध्यम वर्ग के जो प्रभाव तो अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन भी खो बैठे। ऐसी की वजह से उनका समर्थन, जो इन लोग का समर्थन मिल रहा था भाई, उसको भी खो बैठे। अरे भाई ये तो सही बात, मजदूर और कारीगर की मांग होगी, उनकी मांगे पूरा करना भाई, वही तो है। एक तरफ से मजदूरी करते हैं, कहीं ना कहीं आपके यहाँ भी कोई काम करता हो, कारीगर होते हैं वो भी काम करते हैं, तो उनकी भी तो कुछ मांगे होंगी, तो उनको पूर्ण करना होता है। तो यहाँ पर वो मांग पूरी की, लेकिन कुछ यहाँ पर ये जो सेना और एक तरफ से उच्च वर्ग वाले लोग हैं, तो उनके विरोध की वजह से ये सभी चीजें खत्म हो गई। आगे की अगर बात कर लें तो राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित करके अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। ध्यान रहे, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो भूमिका के अकॉर्डिंग में देखिए बहुत प्यारा सा है कि राष्ट्र संघर्ष में वर्षों में बड़ी संख्या में महिला, यानी कि बहुत ज्यादा महिलाओं की संख्या थी, और वो सक्रिय रूप से भाग लिए। ठीक है, यानी कि महिलाएं देखिए उसमें भाग लिया, किसमें, राष्ट्रवादी संघर्षों में। अब वहां पर महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित करके, यानी कि वहां पर अपनी राष्ट्र संगठन, जो भी उनकी संगठन थी उसको स्थापित करके अखबार शुरू करके, अखबारों के माध्यम से की, और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी भाग लिया। कुछ जब प्रदर्शन वगैरह होता है तो उसमें भी ये लोग भाग लेती थी। इसके बावजूद उन्हें विधानसभा के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रख दिया गया भाई। और यही सब विरोध की वजह से, ये सब काम करने की वजह से उन्हें विधानसभा के चुनाव के दौरान मताधिकार देने से एक तरफ से इससे वंचित कर दिया गया, हटा दिया गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। और वहां किस लिए, बाकी कुछ करने, सिर्फ एक तरफ प्रेक्षकों की हैसियत से, मतलब जिसने तो नॉर्मली कोई भी गया वहां पर जाकर खड़ा हो गया तो उसकी हैसियत से, यानी कि जिसने कुछ दर्शक जाते हैं, कुछ चीजों को जब होता रहता है तो बाहर से सब लाइन से खड़े होकर देखते हैं, समझ लिए उस टाइप से, कोई उस पर आवाज नहीं, कोई उस पर आंदोलन नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे उन लोगों को वहां पर जाने की अनुमति मिली। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न आप देखें बहुत प्यारा सा। एक तरफ से फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया। एक तरफ से ये आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको एक बार ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि आप इस चीज से एकदम पूरा अच्छी तरह से समझ सके, कोई इसमें इशू ना रहे। उत्तर में देखिए, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी।
जैसे अब भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक कदम, मतलब कि एक कदम निम्नलिखित थे, इसके जो कदम थे यानी कि जो इन्होंने कुछ चीजें रखी तो वो कुछ आगे हम बताएंगे, कुछ कदम आगे थे। जैसे यहाँ पर पहला नंबर, कुछ पहला कदम यानी ऐसा कहे कि पहला इन लोगों का जो प्रोसेस था करने का वो क्या था, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार एवं मापने की समान व्यवस्था लागू की गई। यानी कि अब देखिए उनकी आयात निर्यात जो आने जाने का जो शुल्क था, जो आयात निर्यात का जो उनका शुल्क था उसे समाप्त कर दिए गए और भार एवं मापने की समान व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी कि अब इसको समाप्त करके भार एवं मापने की समान व्यवस्था को लागू की गई। दूसरा देख पा रहे हैं स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी कि पहले जो स्टेट जनरल का चुनाव होता था उसको सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाता है, यानी कि अब नागरिकों के समूह यानी कि नागरिक के जितने रहे जनता के द्वारा ये की जाएगी और उनका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम बदल कर दिया भाई नेशनल असेंबली कर दिया गया, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी इसमें अपना जो है इसमें ना कोई भी नागरिक इसमें जो है अपना चुनाव सक्रिय कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई इशू नहीं रहेंगे। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच बोली लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्रीय की साझा भाषा बन गई। यानी कि अब ध्यान से देखिएगा कि जो क्षेत्रीय बोली यानी कि जो उसकी उस क्षेत्र का भाषा था उस भाषा को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच बोली गई और लिखी गई। फ्रेंच में कौन सी भाषा बोली, सॉरी पेरिस में कौन सी भाषा बोली गई, तो फ्रेंच बोली गई और इसी को लिखा गया। वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, यानी कि अब वह राष्ट्र का जो उसका भाषा था यानी कि वहां का उस राष्ट्र का भाषा वह बन चुका है। अगला पॉइंट आपका है पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया। यानी कि जितने भी इस भूमि पे लोग थे वो सभी जो थे और नागरिक वहां के जो थे वो सभी नागरिक जो जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय, इन सबका विचारों का एक संयुक्त समुदाय का विचार बल मिला। अगला पॉइंट आपको देखिए नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। यानी कि जो एक तरफ से कई स्तुति रची गई, जो शपथ लिया गया, जो शहीदों का गुणगान गाया गया, यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। यानी कि ये सारी प्रोसेस सिर्फ राष्ट्र के नाम से गई हुई थी। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया। यानी कि जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने ये कहा गया कि भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान जो है कानून बनाया जाए। ठीक है, ये भी यहाँ हुआ। एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसमें पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कुछ पॉइंट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह से उन्हें विचित्र किया गया उसका मतलब चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? एक तरफ से देखिए मरियान और जर्मेनिया बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर ये इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी आगे बनती हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। ठीक है, ना सहारा लिया जिसमें मरियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। ठीक है, यानी कि जो प्रसिद्ध थे, अगर मरियान में मतलब मरियान और जर्मेनिया जो थे वो इन कलाकारों यानी कि स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए यही जो है कहीं ना कहीं ये जो दो देश मतलब कि थे ये मरियान और जर्मेनिया, तो ये दोनों अत्यधिक प्रसिद्ध हुए वहां। जैसे जर्मेनिया की बात करें, यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी।
देखिए जर्मनिया जो थी, जर्मनिया के कुछ लोग थे, तो जर्मनिया के नारी जो रूपक थी वो चाछुक और अभिव्यक्तियों में वह बलुत, ठीक है, बलुत वृक्ष के, जो बलुत वृक्ष होता है उसके पत्तों का एक मुकुट धारण करती थी, मुकुट पहनती थी, और जर्मनी की बलुत वीरता का प्रतीक था। यानी वही बलुत जो था, वो वृक्ष, बलुत का जो वृक्ष था वो वहां की एक तरफ से वीरता का प्रतीक है। उसके हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मन रायमन रायमन की रक्षा करती है। ये ध्यान रहे कि अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मनी की जो तलवार है, यानी वहां के जर्मनी में जो तलवार पकड़ी गई उस पर क्या लिखा हुआ है, तो जर्मन तलवार जर्मन रायमन की रक्षा करती हुई, एक तरह से ये भी देख लीजिएगा। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के प्रतीक बनकर उभरी एक नई नारी छवि थी। यानी कि अब यहाँ पर जर्मेनिया स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र के प्रतीक बनकर उभरी एक छवि थी, एक नारी की छवि बन गई। ठीक है, यहाँ से ये चीजें आप इसका लिख सकते हैं जर्मेनिया वाले में। नेक्स्ट आइए, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। चलिए भाई, अब इस बात को थोड़ा सा गौर फरमा लीजिए कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित हैं। ठीक है, इसके पहले एक मिनट, देखिए मरियान का आपका टॉपिक यहाँ पर हमने शुरू बताया है, इसीलिए उसका जो है वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जर्मनिया यहाँ से हो चुका है। अब यहाँ पर शासक वाले क्षेत्रों के चीजें हैं, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित है, ध्यान दीजिए। ये प्रश्न है कि नेपोलियन ने क्या बदलाव किया था, और यहाँ पर पहला नेपोलियन के द्वारा किए गए कुछ सुधार निम्नलिखित है। पहला नंबर कि 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए तथा कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्राचीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यवस्था को खत्म किया गया। ध्यान रहे कि यहाँ पर एक तो हमारे साथ, अगर हम पहली बात कर रहे हैं कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता के ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। जन्म के आधारित जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया तथा कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। ये सही है कि यहाँ पर कानून के समान, एक तरफ समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। दूसरा ये हमारा है कि प्राचीन सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। यानी कि जो भी प्राचीन सामाजिक या फिर धार्मिक कुछ चीजें थी, राजनैतिक थी, और इन व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। अगला कह रहा है कि सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग के अंतर को खत्म किया गया। ठीक है, और उसके बाद है डच गणतंत्र। ठीक है, डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है, अगर डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को क्या कर दिया, एकदम बिल्कुल ही आसान यानी सरल बना दिया। अगला देखेंगे, एक समान कर प्रणाली लागू करके प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना की गई तथा विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ पर एक समान प्रणाली बनाकर उसमें जो कि कुछ
स्थापना कर दी गई और उसमें कुछ विद्वान कलाकार जो थे उनको कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से उन्हें सम्मानित किया गया जो देशभक्त थे। अब यहाँ पर शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। ठीक है, यानी कि जो यातायात का है कि जो यात्रा के लिए जितने भी चीजें थी वाहने थी, अभी यातायात में कोई ऐसे जो नहीं होता कि इधर से मान लीजिए किसी को चलना है एक लेंथ है, एक ही मतलब 2 लेंथ है ऐसा, एक आने का एक जाने का, तो कुछ लोग सही यातायात का नियमों का पालन नहीं करते थे, कब किस घड़ी कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, तो ये सारी चीजों का भी मतलब कि यहाँ पर सुविधा बनाई, सुधार किए। सामंती व्यवस्था को खत्म किया तथा किसानों को भू दाखिल और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दाखिल और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिया है। जो उन लोग का जो एक शुल्क था एक तरफ से उसे यहाँ पर भू दाखिल और जमींदारों लिख देना, जमींदारी जैसे जमींदारी, ठीक है, जमींदारी शुल्कों से मुक्ति मिलाई। कुछ जमींदार थे वो लोग किसानों को ऋण देते थे और उसी से मतलब कि कहीं ना कहीं वसूलते थे। इन लोग का पहले तो ऐसा ही चलता था। अगला है शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, साधारण विज्ञान, फ्रेंच भाषा, गणित को मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। यानी कि शिक्षा के उन्नति के लिए, यानी शिक्षा को मतलब कि हर बच्चा चाहे हर व्यक्ति एक तरफ से ज्ञानी रहे, तो उसके लिए एक ये यूनिवर्सिटी बनवाया जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पर उन्नति के लिए, यानी शिक्षा को बढ़ाने हेतु के लिए ये यूनिवर्सिटी को खोला गया, इसका स्थापना किया गया, जहां पर लैटिन भाषा, साधारण विज्ञान, फ्रेंच भाषा और गणित के मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। ये सारी चीजें वहां पर पढ़ाई जाती थी। अगला है जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। यानी कि जो पहले के जूरी प्रथा था या फिर मुद्रित पत्र थे उन सभी को पुनः प्रारंभ कर दिया। अगला है आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। यानी कि आर्थिक सुधार के लिए, यानी कि आर्थिक सुधार भी हो जाए, तो उसके लिए जो कि इसने जो है यहाँ पर बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां पर आर्थिक सुधार करने के लिए व्यवस्था बनी हुई रहती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, और ये पेज खाली है, आगे देख लेते हैं। ये एक तरफ से हम आपसे कहें मेरे प्यारे भाई, बेरी 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 बेरी, कितना बेरी लगाएंगे, पूरा बेरिया रहने वाला है, इतना बेरी रहने वाला है। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रहे जिस हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो उसको छोटा में करके शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर जितनी क्वेश्चन करा रहे हैं एकदम थोड़ा सा बड़ा ही रहने वाला है, बड़ा रहेगा, फिर उसको आप छोटा करके, यानी कि जब छोटा पूछेगा छोटा कम ही लिखिएगा, कौन जरूरी नहीं पूरा भर देना, हेडिंग्स वगैरह डाल दीजिएगा, 2-2 लाइन एक लाइन लिख दीजिएगा। देखिए हिस्ट्री में आप ऐसा लिख सकते, कोई ज्यादा ये नहीं है कि हाँ वो थोड़ा बैठ के पूरा लिखें तब नंबर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रांसीसी, अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1789 से 1799 तक चली गई। ध्यान पूर्वक ये सबसे अहम भूमिका निभाएगा कि आपको 1789 से 1799 तक, यानी कि यहाँ पर 1789 से स्टार्ट हुआ, 1799 तक ये चला था। क्या चला था तो कहेंगे फ्रांसीसी क्रांति चली थी। ये ध्यान रहे तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसमें फ्रांस ने राजशाही और सामंती व्यवस्था को समाप्त करके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक नए गणराज्य की स्थापना की। भाई बहुत सुंदर। ये देखिए ये फ्रांसीसी क्रांति कहीं ना कहीं चीजें ठीक ठाक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का अधिकारित एवं नए गणराज्य की स्थापना यहाँ पर हुई थी। क्रांति के कारण क्या था, क्या रीजन था भाई, एक बार हम ये देख लेते हैं। इसके कई रीजन थे।
पहला यहाँ पर है राजनीतिक कारण। अब देखिए राजनीतिक ससुर आ गया, अब हर जगह यहाँ राजनीतिक ये रहता है। अब आज की डेट में भी राजनीति ये चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग अपने इस एरिया में। तो राजनीतिक जो कि खतरनाक होता है। फ्रांस में राजा लुई 16वां, ध्यान रहे, बहुत दुष्ट आदमी था, ये बहुत दुष्ट था। लुई 16वां का निरंकुश शासक था, जनता को कोई अधिकार नहीं थे और राजा अपनी मनमानी करता रहता था। ससुरा बड़ी हरामी था, इतना था कि तनिको 1% का इसके पास उठी नहीं था। ये शासन चलाता था घोड़ना, ये घोड़ना एगो शासन चलाता जिसका नाम है निरंकुश शासक, जिसमें जनता को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं देता था और सारा एकदम बैठ के अकेले राजा की तरह राज करता था। इसको इसको तो बनाएंगे चुरकिया नोच नोच के मार मोड़ी इन लोगों को भेज देना चाहिए। तो हालांकि इनके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ कि आप टेंशन मत लीजिए, ये अगर अच्छे डेट में रहते हैं ना तो सब वो नहीं आता है कि क्या कहते हैं उसे, वो खूनने के लिए। तो वो आज के समय में कुछ औरतें ही मिल गया ना रह कि वही खूननी में डाल के भाई के पीट बाट के एकदम खून खान के रेडी कर देगी होते। आज के समय में रहते तब हमारे तो पहले ही खत्म हो गए, मर भी ला गए। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक कारण क्या था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ है। पहला दिया है पादरी वर्ग, जिसे प्रथम स्टेट कहते हैं। दूसरा कुलीन वर्ग, द्वितीय स्टेट। आम जनता, जिसे तृतीय स्टेट कहते हैं। अब इसमें क्या है, प्रथम और द्वितीय स्टेट को विशेष अधिकार प्राप्त थे और उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था, जबकि तृतीय स्टेट के को सभी करों का भुगतान करना पड़ता था। अब देखो इस ससुरा इसमें अलग है। एमेजॉन है ना, जो पहला है पादरी वर्ग जो प्रथम स्टेट का आता था, कुलीन वर्ग जो द्वितीय स्टेट का आता था। तो अब ये पादरी वर्ग कुलीन वर्ग थोड़ा भाई इन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा था तो इनसे कोई कर नहीं लिया जाता था। और ये बेचारे आम जनता जो कि कहीं ना कहीं मजदूरी मेहनत करते हैं, ये ससुर लोग इन्हीं लोगों से क्या करते थे, कर लेते थे। तो ऐसे लोग ठीक है हुआ, इन लोगों को टूरना चाहिए। बस ये जनता जो आम जनता होती है ना मेरे भाई, ये आम जो जनता होती है जब ये बौखला जाती है तो अच्छे अच्छे लोगों का पसीना निकाल देती है। तो भाई वही चीजें होगा आगे चल के। आर्थिक कारण यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आर्थिक कारण क्या है, फ्रांस की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। वहां के आर्थिक कारण बहुत बेकार थी, अर्थव्यवस्था जो भी थी एकदम बहुत बेकार थी। बार बार युद्धों के कारण देश पर भारी कर्ज था, यानी कि लगातार हर पल कहीं ना कहीं ये युद्ध करते रहते थे। युद्ध करते करते भाई युद्ध करना इतना आसान है और उसमें हर चीज हर सामग्री लेना, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे जो है भारी मतलब पैसे का यूज होता है। उस समय तो मान लीजिए जो भी स्वर्ण मुद्राएं चलती थी तो उस समय जैसे ये सभी चीजें थी कि ये धीरे धीरे खत्म होने लगी और ये कहीं ना कहीं कर्जे में डूबने लगे। राजा और रानी का शाही खर्च बहुत ज्यादा था, जिससे राजकोष खाली हो गया। ये देखो ससुरी के राजा है ना लोग, राजा और रानी लोग अपन मस्ती कर के अपन क्या कहते हैं अपना शाही खर्च, मतलब बहुत ही लोग का खर्च था। ये लोग बेमतलब देखिए राजा लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये बेमतलब के खर्चा करते हैं, इतना जानते हैं, बेमतलब के खर्चा करते हैं। कोई फायदा नहीं है कि यहाँ दुनिया भर ब्रांडिंग पहनेंगे, ब्रांडिंग कपड़ा पहनेंगे तब वो ब्रांडिंग पहनेंगे। मान लीजिए लोग छोड़िए आज की डेट की बात कर रहे हैं, अभी कोई पैसे वाला ज्यादा हो जाता ना, ब्रांड पैसा खाता कि भाई मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं वो पहनूंगा। अरे भाई सबसे जब शरीर ढकना है तो एक ब्रांड और ब्रांड लगाने की क्या फायदा है। ऐसा तो है नहीं कि आप सोने का पहन लेंगे तो आप अलग हो जाएंगे। अरे भाई कैसे पढ़ेंगे, सोने को पहनेंगे तो आप खुद टांग ले जाएंगे, चोरबा को पकड़ के टांग ले जाएगी, कितना ठीक कर लीजिए। तो ये रहने वाला है भाई, हमको अपना शरीर ढकना है, कपड़ा चाहे जैसा भी हो, बस एक नॉर्मली पूरा अच्छे से ढकने लायक रहना चाहिए, बस वही चीज है। ठीक है, ये बात है। नहीं तो ये मत समझना कि आधा फाड़ के निकल के चल रहे, तो वो वाला नहीं होता है। मतलब ऐसा है कि तो आपका शरीर ढक ले और नॉर्मली अच्छा लगे, बस उसी को चलिए। अभी ये थोड़ी ना कि नहीं मैं 5,000 का कपड़ा खरीदूंगा तो ही मैं चलूँ सही रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ यही राजा रानी का कहना है कि इनका जो है शाही खर्च बहुत ज्यादा था। तो ये ससुरी क्या करती थी सब कि जो राजकोष में है नहीं वो तो जनता के लिए होता है, तो ये सब अपन ही लेके खाने पीने लगती थी। राजकोष भी खाली हो गया, जब अपने यूज के राजकोष का भरा रहेगा, वहां कहीं जैसे लग रहा पैदा नहीं ना हो रहा है, तो वो खाली होने लगा। अगला आपका है बौद्धिक कारण। रूसो रूसो
मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर जैसे दार्शनिकों के विचारों लोगों में जागरूकता पैदा की। उन्होंने निरंकुश शासक का विरोध किया और स्वतंत्रता तथा समानता के सिद्धांत का प्रचार किया। भाई सही बात है ना, जहां पर जनता को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिले तो उसको विरोध करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर विरोध हुआ, निरंकुश शासक का विरोध किया गया कि भाई हमको ये शासन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको पसंद नहीं है, ये हमारे हमारे हित के लिए है ही नहीं, हमें इससे मुक्ति चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। बस अब उसके विरोध में लग गए, जो कि बौद्धिक कारण यही है। क्रांति का घटनाक्रम, अब देखिए यहाँ पर घटनाक्रम जो है एक एक करके देखिएगा। 1789 में बास्तिल का पतन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 14 जुलाई 1700, यहाँ पर ये हेडिंग है, आप लोग हेडिंग के रूप में देखिएगा। 14 जुलाई 1789 को पेरिस से गुस्साई भीड़ ने वात्सिल के किले पर हमला कर दिया। यह घटना क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बन गई, ठीक है। अब भाई 1789 में एकदम गुस्से से भरी हुई जनता, अब वहां पर क्या हुई कि ये वात्सिल की जो किला था, अब उस किले पर एकदम हमला बोल दी कि ये अब नहीं छोड़ेंगे, मार दो खत्म कर दो। और इसी घटना जो कोई हम एक तरह से क्रांति का शुरुआत कहें, यहीं से क्रांति का शुरुआत हुआ था, ठीक है। अब यहाँ दूसरा नंबर है कि मानव और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र। अब देखिए यहाँ पर ये हेडिंग हो गया। तो यहाँ पर क्रांति के दौरान मानव और नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें सभी नागरिक के लिए स्वतंत्रता और समानता का अधिकार की गारंटी दी गई। अब देखिए जब कहते ना, जब जनता भड़केगी ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ पर जब भड़की देखिए तो वो जो है उसकी समानता, उसकी स्वतंत्रता के अधिकार के लिए गारंटी दी गई कि हाँ भाई हम तुम्हें स्वतंत्रता देंगे। फिर कह रहा है कि राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना। इसमें क्या हुआ, राजतंत्र का अंत हुआ, अब गणतंत्र की यहाँ पर स्थापना हुई। तो अब यहाँ पर देखिए 1792 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। राजा लुई 16वां और रानी मारी एंटोइनेट को फांसी दे दी गई। अब देखिए लुई 16वां इस अशोक को फांसी दे दिया गया। हाँ, जनता के हित के लिए कोनो काम करबे नहीं करेगी, जो शासन लगा तो उनका जो है कड़ाई करते थे, उनसे कर वसूलते थे, उनको जो आता था वही कर देते थे, ये लोग बदमाशी करते थे। और जब इस सारा चीज ये थी हुआ, राजकोष से खूब उठा खा रही थी, पी रही थी लोग। अब करे बाद अंतिम में इनके दही के चुड़के हमारा बस सदर है, इसे पकड़ के दुनों के एक बांध के और इसे चुड़किया लगता क्या पूरा नीचे से कौन 2-4 पकड़ के रसरी से खिंचवाते, खिंचो उखड़ जाएगा वो दर्द, दो वो भयानक दर्द। कहते हैं ऐसे ऐसे लोग ऐसे भयानक दर्द देना चाहिए, तुरंत मारना नहीं चाहिए। फांसी देख कौन मजा है, कौन नहीं, कुछ नहीं। जनता वही जनता के सामने ला गया वही लटका के 2-3 झापड़ खींच खाच के मार तो ना अच्छा लगता है। चलिए खैर ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब थोड़ी इन लोग को पकड़ के लाया जाएगा। नेपोलियन का उदय, चलिए नेपोलियन का उदय। अब देखिए क्रांति के बाद अस्थिरता का दौर आया, जिसे समाप्त करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली। अब उसने कई सुधार किए, लेकिन अंततः वह भी एक निरंकुश शासन बन गया है। भाई उसने बहुत सुधार किया, लेकिन अंततः जो है वह एक निरंकुश शासन बन गया। चलिए अगला है क्रांति के परिणाम। क्या परिणाम निकला, फ्रांस में निरंकुश राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की नींव पड़ी। भाई सही बात है, निरंकुश शासन हटा और लोकतंत्र का जो है यहाँ पर नींव पड़ा, यानी लोकतंत्र आया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार पूरे यूरोप में फैल गए। भाई अभी यहाँ पर सबको चाहिए भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सभी उन लोग को चाहिए, तो इसके ये जो विचार थी, ये विचार पूरे यूरोप में चल रही थी, चर्चा हो गई। इस क्रांति ने दुनिया भर में अन्य क्रांतिकारियों और राष्ट्रवाद आंदोलनों को प्रेरित किया। और अंतिम में यहाँ पर कह सकते हैं, इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस को बदला, बल्कि पूरे विश्व में
विश्व की राजनीतिक और सामाजिक विचारों का गहन प्रभाव डाला। इस ये रहा आपका फ्रांस की क्रांति का पूरा उल्लेख कर दिया गया, पूरा चीजें आपको यहाँ से बता दिया गया। अब इन चीजों को अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। मैंने आपसे बोला कि आपको पीडीएफ यहाँ इस सभी का मिल जाएगा, पूरा अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा, कोई इसमें इशू नहीं रहने वाली है। बट आप लोग ढंग के बस पढ़िएगा, हम उसमें आपको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे ये प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, वैसे 2 नहीं है प्रश्न, तो कई लगातार होते हुए आएंगे। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण मतलब कि उदाहरण दीजिए। तो चलिए भाई, हमारे पास है उत्तर यहाँ पर कि राष्ट्रवाद के विकास के लिए नवीन परिस्थितियों जैसे युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि का जितना योगदान रहा उतना ही योगदान संस्कृति का भी रहा। ऐसे कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ ही दिया गया। पहला नंबर फ्रेडरिक सरायु का यूटोपिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सरायु ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातंत्रिका तथा सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। उसने कल्पना पर, ठीक है, कल्पना पर आधारित समाज यूटोपिया, ठीक है, कल्पना किया था भाई, इसके कल्पना दिमाग में आया था और यूटोपिया को दर्शाया। इस चित्रों में सभी महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया। यानी कि उस चित्र में क्या था भाई, उस चित्र में ये था कि कुछ महिलाएं, पुरुष, बच्चे ये स्वतंत्रता की प्रतीक की वंदना कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। अब जिनके एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र था। नहीं होता है कि एक हाथ में मसाले लिए रहते हैं, एक हाथ में घोषणा पत्र, मेरी मांग पूरी करो वरना जला दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से लेकर जो है ये लोग आंदोलन किए। यानी नेक्स्ट दूसरा नंबर है कार्ल कैस्पर फ्रीडस का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। ध्यान रहे, वृक्ष का रोपण ही मत समझिए कि यहाँ पर पेड़ लगाया गया, ध्यान से भी समझिएगा। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रीडस ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया, जिसमें फ्रेंच सेनाओं को जेब्रेकेन राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफेद, लाल, ध्यान रहे ये चीजें, नीली, सफेद, लाल पोशाकों में दिखाया गया। वहां नागरिकों का शोषण कर रहे थे, वहां के नागरिकों का शोषण कर रहे थे, जैसे किसी किसान की गाड़ी छीन रहे थे, ठीक है। वहां के जो नागरिक को ये लोग शोषण करते थे, उनके देखिए किसानों की गाड़ियां छीन लिए गई, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे थे तथा किसी को घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर रहे थे। अतः शोषितों को स्वतंत्रता का वृक्ष लगाते हुए दर्शाया गया। उस पर जर्मन भाषा में लिखा था, यानी कि उस पर जर्मन भाषा में लिखा था कुछ बातें, ठीक है। फिर हमसे आजादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस चीज को ऐसे पूरा लिख देंगे, कोई इसमें इशू नहीं रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यूजीन डेला क्रोवा की दी मैस्कल एक्ट की ओर। ध्यान रहे कि ये वाला एग्जाम में तो लगभग चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन एमसीक्यू में इससे रिलेटेड प्रश्न बनाया जाता है, तो इसको देख सकते हैं। फ्रांस के रोमानीवाद चित्रकार डेला क्रोवा ने एक चित्र बनाया, जिसमें उस घटना को चित्रित किया गया जब तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। उसमें महिलाओं व बच्चों को कोड़ी को केंद्र बिंदु बनाया और तथा चटकीले रंगों का उपयोग किया, ताकि देखने वालों की भावनाएं जागृत हों।
और उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न। ठीक है, ये आप इसको एक बार दो बार देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कर जाएंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि किन्हीं दो देशों पर केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ। ठीक, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, इसमें बेल्जियम व पोलैंड भी शामिल थे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया था। ठीक है, यानी कि अब यहाँ की किन्हीं दो देशों की बात, अभी हम आगे आते हैं कि आप इतना लिखने के बाद हमें उस देश पर जाना है जो कि हमारे पास एक है बेल्जियम। ध्यान से देखिएगा, बेल्जियम क्या है कि वियना संधि द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया। किसके संधि द्वारा? ध्यान रहे कि वियना संधि द्वारा, ये ध्यान रहे, तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वियना संधि द्वारा किसे मिलाया गया। तो वियना संधि द्वारा जो कि मिलाया गया वो है बेल्जियम को, और हॉलैंड के बेल्जियम को किसके साथ मिलाया गया? तो एक तरफ से हॉलैंड के साथ मिला दिया गया। परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी थे। यानी कि इन दोनों देशों में क्या था, जो ईसाई धर्म के लोग हैं उसमें एकदम कहते हैं ना कट्टर विरोधी था, एकदम बहुत कट्टर विरोधी थे। जहां बेल्जियम के कैथोलिक थे, वहीं हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट हॉलैंड के शासक ने सभी स्कूलों में प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षा देने का आदेश प्रस्तुत किया। यानी कि जैसे अगर हम बात करें हॉलैंड में, ठीक है, हॉलैंड में प्रोटेस्ट था और हॉलैंड के शासक जो वहां के थे उन्होंने स्कूल में प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षा देने का आदेश दिया, जिसका बेल्जियम वासियों ने विरोध किया। इसमें इंग्लैंड ने भी उसका समर्थन किया, जिस कारण हॉलैंड द्वारा बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्रता करना पड़ा। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई। ठीक है, इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था भी स्थापित यहाँ पर हुई थी। अब ये बेल्जियम के बारे में हो गया। पोलैंड का देख लेते हैं, दूसरा पोलैंड है। वियना संधि द्वारा पोलैंड को दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, अब और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया। लेकिन जब वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड के वर्षा में क्रांति आरंभ हुई। इससे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रूसी सेनाएं जो थी इनको दबा दिया। कब? जब पोलैंड ने वर्षा में क्रांति आरंभ हुई तभी। परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और विद्रोह को जारी रखा तथा सफलता प्राप्त की। ठीक है, राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और यहाँ पर जो है इस पर जो कि हार नहीं मानी और विद्रोह को जारी रखा। इस विद्रोह को जारी रखते हुए अंततः जो है सफलता को प्राप्त हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। आंटवान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है भाई? चलिए, यहाँ पर आंटवान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? जर्मनी का यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है, जर्मनी के एकीकरण के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जर्मनी के एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आपको ये चीजें लिखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आंटवान बिस्मार्क रक्त और लौह के नीति, देख लीजिए भाई, ये रक्त और लौह, तो ये कौन है? आंटवान बिस्मार्क। अगर रक्त और यहाँ पर ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। कि नीति तथा दृढ़ता से पालन करने वाला एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति था। यह प्रशा के राजा विल्हम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विभिन्न राज्यों को
मिलाकर उसने जर्मनी को एकीकृत किया। यानी कि अलग अलग राज्य को मिलाकर इसने एक जर्मनी को एकीकृत किया, जर्मनी में एकत्रित किया। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में व्याप्त व्याप्त थी। इन्हीं भावनाओं के योग का लाभ बिस्मार्क ने उठाया। यानी कि इसी भावना का जो है लाभ उठाया, किसने उठाया? बिस्मार्क ने। या कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मनी के लोगों में व्याप्त थी और इसी का फायदा उठाकर अपना काम कर लिया। अठारहवीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों में बटा था। उन राज्यों में प्रमुख राज्य एशिया एशिया ही होगा, प्रसिया लिखा है, एशिया एशिया बावेरिया, ठीक है, एशिया बावेरिया और सैक्सनी सैक्सनी जिस कारण से विभिन्न सीमा शुल्क से परेशान व्यापारियों ने कैसर विल्हेल्म प्रथम के सम्मुख इस समस्या के समाधान की प्रार्थना की ताकि आर्थिक विकास की गति में आवश्यक वृद्धि हो सके। राष्ट्र चेतना के जागरण के कारण जर्मनी के विभिन्न राज्यों में भी ये लोग जर्मनी के एकीकरण की मांग रखी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक बार कैमरा चेक कर सकता हूँ क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, तो कहीं देख लूं कि मान लीजिए सामने से दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार चेक कर लूं कि मतलब रिकॉर्ड सही से हो रहा है कि नहीं। चलिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख पा रहे हैं यहाँ पर 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना की। फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाकर उसे संविधान बनाने का कार्य दे दिया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने धमकाया तथा विरोध किया, जिससे सफलता न मिल सकी, इससे सफल नहीं हो पाए। अगला क्या है? इस असफलता के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतांत्रिक रूप से न करके, यानी कि यहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से ना करके कैसे के बिस्मार्क के सैन्य शक्ति एवं कूटनीति का सहारा लिया। यानी कि अब बिस्मार्क ने यहाँ पर सैन्य शक्ति, अपनी सेना की शक्ति और अपना जो कूटनीति था उसके माध्यम उसकी सहारा लिया था। ऑटोमान बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति के साथ कूटनीति के सहारे डेनमार्क से युद्ध हुआ। ठीक है, डेनमार्क के सहारे युद्ध हुआ और जिसमें प्रसा की जीत हुई और यहाँ पर जो है प्रसा की जीत हुई और स्लेस्विग मतलब स्लेसविन का क्षेत्र मतलब कि प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ये चीजें हुए, देखो ऑटोमान बिस्मार्क कहीं ना कहीं कूटनीति के माध्यम से और अपने सैन्य शक्ति के माध्यम से यहाँ पर विजय को प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है कि 1866 ईस्वी में प्रसा यानी कि तरह जर्मनी का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ, जिसमें प्रसा पुनः विजयी हुआ। इस विजय के साथ प्रसा के साथ आ मिले जर्मनी के ऑस्ट्रिया का प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण का कार्य भी आसान हो गया। ठीक है, यहाँ से करते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। अगली पॉइंट देख पा रहे हैं कि 1870 ईस्वी में प्रसा और जर्मनी का एक भयंकर युद्ध हुआ, जिससे लॉरेंस एवं अल्सेस के महत्वपूर्ण क्षेत्र या प्रदेश छीन लिए गए। इन विजयों से प्रभावित होकर शेष बचे हुए जर्मन प्रदेश के महासंघ में शामिल हो गए। अब देखिए यहाँ भयंकर युद्ध, बहुत भयानक युद्ध हुआ। फ्रांस और जर्मनी का एक बहुत भयानक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। लॉरेंस एक मतलब अल्सेस के महत्वपूर्ण क्षेत्र या प्रदेश छीन लिए गए। जो उसका सबसे प्रमुख था किसका? लॉरेंस और अल्सेस का। तो उसका जो प्रमुख क्षेत्र था उससे वो छीन लिया गया। अब इस विजयों से यानी कि जो विजय थे इससे प्रभावित होकर शेष बचे हुए जर्मन प्रदेश के महासंघ के संघ में शामिल हो गए। कुछ जो बचे हुए थे वो महासंघ में शामिल हो गए और प्रसा के शासन कैसे
कैसर विलियम फर्स्ट को 1871 ईस्वी में पूरे संयुक्त जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगली लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार ऑटो बिस्मार्क ने यहाँ पर प्रयत्नों से, ठीक है, प्रयत्नों से 1871 ईस्वी में, कब 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण जो है वो क्या हुआ? संपन्न हुआ था। अब सबसे अहम भूमिका निभाता इटली के एकीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया भाई, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। जो आप 2026 में बैठेंगे तो ये आपके एग्जाम, आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ध्यान रहे। 19वीं सदी के मध्य में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यानी कि जब 19वीं सदी थी उसके मध्य जो है इटली एक छोटे, मतलब कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्य ऑस्ट्रिया के अधीन थे और कुछ पोप का शासन था और दक्षिणी हिस्से स्पेन के शासक के नियंत्रण में थे। ध्यान रहे कि इसमें कुछ शासन, देखिए यहाँ कुछ राज्य जो कि ऑस्ट्रिया के शासन में था, मतलब उसके अधीन में था, और कुछ जो है पोप के अधीन में था, उसके शासन में था, और कुछ दक्षिणी हिस्से में स्पेन के शासक में था। तो यहाँ पर इसके शासन नियंत्रित होते थे। इटली के लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उसे एकजुट करने के लिए कई नेताओं से प्रयास किया। एकजुट करने के लिए एक नहीं बल्कि कई नेताओं से प्रयास किया था इन्होंने। फिर अगला करें, इटली के एकीकरण में 3 प्रमुख नेताओं की भूमिका थी। पहला जिउसेप्पे मैत्सिनी, जो कि देखिए भाई इसको मैंने अभी अभी आपको शुरुआती में पढ़ाया है, तो आप लोग इस चीज को तो एक बार देख सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे या उससे भी पढ़े रहेंगे तो यहाँ कर सकते हैं। तो जिउसेप्पे मैत्सिनी होगा, जिउसेप्पे मैत्सिनी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ शुरू में देखें तो भी कर सकते हैं। काउंट काबुल के बारे में भी हमने बताया था, जिउसेप्पे गैरिबाल्डी के बारे में भी अभी हमने आपको बताया था। एक बार इस पॉइंट को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं इसको कर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको यहाँ पर कर जाना है, इसमें आपको कोई बदलाव बताने की आवश्यकता तो है नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में इस हमें से प्रश्न 100% बना के देगा, ठीक है। 100% बना के देगा। तो कैसे करोगे भाई, आप देख लीजिए, एक बार ध्यान से देखिए, मैं इसको बता देता हूं कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। 1804 में नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता लागू की गई। 1815 में वियना की संधि हुआ था और 1821 ईस्वी में यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1830 में बेल्जियम की स्वतंत्रता और फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई थी। ध्यान रहे, ये सारी पॉइंट आपसे पूछी जाती है, ये इस सन होता है, इसलिए मैंने अंतिम में सबको एक साथ लिख के बता रहा हूँ। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी और 1848 में यूरोप में क्रांति का वर्ष फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन हुआ था। 1859 से 1870 तक इटली का एकीकरण, यानी कि यहाँ इस पर प्रारंभ हुआ था, यहाँ पर अंत हुआ था, याद रहे। 1866 से 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यानी कि स्टार्टअप जो इसका पॉइंट था वो था 1866 में, और 1871 में ये जो है समाप्त हुआ था, क्या? जर्मनी की एकीकरण। फिर 1866 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ और 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध, यानी कि अभी भी आप पढ़े 1870 में फ्रांस और प्रसा के मध्य युद्ध हुआ था, फ्रेंको प्रशियन युद्ध जो जिसे होता है। अब अगला है कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और कैसर विलियम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। और अंतिम का देख लीजिए यहाँ पर, अंतिम का है 1905 में इस्लाम राष्ट्र का मजबूत हुआ था, यानी कि इस्लाम राष्ट्रवाद जो है वो यहाँ पर मजबूत हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए, ये सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, इसमें आप इसको कर जाएंगे, कोई इसमें मुझे बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसको भी कर सकते हैं। इसको भी पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, जो अभी हमने आपको बताया सारी चीजें उन्हीं का इंक्लूड है। यूरोप में
क्रांति का युग कब से क्या था, सारा चीज यूरोपियन है। यूरोप में क्या हुआ था। राष्ट्रवाद का निर्माण कब हुआ था, तो यहाँ पर देखिए इटली के एकीकरण प्रस्ताव ऑस्ट्रिया को हराया गया था 1866 ईस्वी में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सारी चीजें हमने अभी भी बता रखा है, कोई इसमें चीजें नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है मेरे प्यारे भाई 50 MCQ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब आप लोग इस 50 MCQ को देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। 50 MCQ जो कि कहीं ना कहीं अभी आप लोगों ने इस क्लास को देखा है, तो अब इसमें जो कि इसका सही जवाब दीजिएगा। अब ध्यान रहे एक बच्चे का कम से कम 50 में से तकरीबन आपका 45 आना चाहिए, ये होना चाहिए। या फिर कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा किया तो 50 में 50 लाएं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें कितना समय देते हैं, उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। मैं इसमें कोई ऑप्शनली नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग इतना समझिएगा, इतना करिएगा कि आप लोग इसमें से कितना सवाल सही लगा दे रहे हैं। ठीक है, और ये लगभग मैं 50 है, लेकिन मैं 50 नहीं करवाऊंगा, बाकी सब मैं आपको PDF फाइल में इसे दे दूंगा ताकि आप लोग उसे कर जाएं। ठीक है, और ये सभी चीजों का आपको जवाब मिलेगा, पूरा PDF में सबका आंसर भी मिल जाएगा। क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ज्यादा लंबा की रिकॉर्डिंग में मैं पूरी चीजें नहीं करवाऊंगा। क्योंकि भाई इस जितना आपको अभी ये MCQ बना है ना, ये जो अभी हमने थ्योरी बताया सारी उसमें इस सब चीज इंक्लूड है। तो मुझे जहां तक रहेगा वहां तो मैं बताऊंगा, और जरूरत पड़ेगा तो पूरा भी कर सकता हूँ, कोई इसमें इशू नहीं है। फ्रांस, देखिए ध्यान तो बहुत बढ़िया है कि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह किसने कहा था। तो भाई किसने कहा था, तो कहेंगे मेटरनिख ने कहा था। किसने कहा था, मेटरनिख ने कहा। देखिए मैं डायरेक्टली आंसर आपको बताऊंगा, बस आप लोग इसको कहीं ना कहीं एक तरफ से मतलब सामने आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोग को यहाँ से करवाते चलूंगा। ठीक है, अगला हमारे पास है कि जोलवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, तो भाई हम सिंपल कहेंगे कि व्यापारियों ने। कौन किया था, व्यापारियों ने, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष आएगा कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। तो किसने दी, यहाँ पर कौन हो जाएगा, वियना संधि का। हाँ ये देखिए हमने अभी अभी बताया है कि यहाँ दिए संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का रूप की मान्यता दी थी। तो कहेंगे भैया, हम कहेंगे कुस्तुनतुनिया की संधि। किसने की थी, तो कौन सी संधि थी, कुस्तुनतुनिया की संधि थी। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि थी। अगला हमारे पास आ गई 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो किस प्रकार का, अरे भाई यहाँ पर मेन है निरंकुश कभी जिंदगी में नहीं होगा, निरंकुश कभी नहीं होगा। संवैधानिक राजतंत्र बिल्कुल नहीं, सैन्य शासन बिल्कुल नहीं है भाई, वो तो गणतंत्र के लिए थे। गणतंत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब। ठीक है, पता यहाँ तक आया आपको समझ में, यहाँ तक हो गया। चलिए अब आगे को बढ़िए। आगे आप देख पा रहे हैं 4 नंबर कोर्स हो चुका है। अब आगे बढ़िए। यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठनों की स्थापना की। भाई अभी हमने यंग इटली के बारे में बताया, यंग यूरोप के बारे में भी बताया। तो बताइए यहाँ पर क्या सही हो जाएंगे, बताइए। अरे भाई यंग इटली और यंग यूरोप, ये दोनों बातें तो भाई कौन बताया, यही ना बताया, मेजिनी ने ना, मेजिनी कहेंगे, मेजिनी ही ने बताया है। बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे प्यारे भाई ये सही हो जाएंगे। रक्त और लौह की नीति, देखिए ये हमने अभी अभी कुछ देर पहले टिक लगवाया कि रक्त और लौह की नीति का पालन किसने किया था। चलिए किसने किया था, क्या हो जाएगा। अरे भाई आठवां बिस्मार्क अभी पढ़ाए तभी ना कहेंगे, जैसे आएगा तुरंत कहेंगे तो बिस्मार्क भाई साहब जहां दिख रहे हैं वहां पर टिक लगा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक हो जाएंगे। अगला है जर्मनी का रूपक एलगरी कौन था। बताइए कौन था, इसमें से ऑप्शन आपके समक्ष यहाँ पर दिख रहा है, कौन था। तो कहेंगे भाई जर्मेनिया। क्या था, जर्मेनिया।
उसके बाद देखिए हर एक प्रश्न का सही जवाब दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑटो बिस्मार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑटो बिस्मार्क को कहा जाता है। यहाँ तक का समझ में आया? यहाँ तक का समझ में आया? आगे देखिए 9वां प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट का हार, नेपोलियन बोनापार्ट की हार किस वर्ष हुई थी? भाई नेपोलियन कह रहा है तो भाई तुरंत कहेंगे 1815। नेपोलियन कह रहा है तुरंत कहेंगे 1815। 9 वाले प्रश्न का सही जवाब 1815। ठीक है, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? 10वां प्रश्न आपके समझ बहुत प्यारा सा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन किस वर्ष हुआ था? क्या बताओगे? अरे भाई कहाँ 1848 है, ये रहा। कहोगे कि भाई 1848 बिल्कुल सही है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन हुआ था तो 1848 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? चलिए 11 नंबर प्रश्न भाई, यूरोप में किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? तो भाई किसने कौन सा किस पर था? यूरोप में किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत? हाँ बिल्कुल सही, यूनान बिल्कुल सही जवाब होगा। यूनान कितने बच्चों का सही आया? यूनान बिल्कुल सही हो जाएंगे, यूनान बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 12 नंबर, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के परिणाम स्वरूप किस देश का निर्माण हुआ था? परिणाम स्वरूप किस देश का निर्माण हुआ था? भाई सीधा कहेंगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे 13 नंबर प्रश्न देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो भाई गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, नाविक, जमींदार। भाई ये यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। ठीक है, नाविक था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? चलिए ये जवाब तो आप दे सकते हैं। तो कहे किसी कौन सी युद्ध हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो वही आप लोग अभी अभी भी पढ़े हैं जर्मनी के एकीकरण में, तो वहां कहा गया सेडान का युद्ध, यानी सेडान का युद्ध जब हुआ तब जर्मनी का यहाँ पर जो है एकीकरण कंप्लीट हुआ था। चलिए जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष हुई थी? तो ये तो आप नहीं बताएंगे तो फिर हम जान जाएंगे कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा मेरे भाई, कुछ भी नहीं आ रहा है। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? पूरा होने की बात आई है तो पूरा होने का हम सीधा कहेंगे 1871 ईस्वी में। कब हुआ था भाई? 1871 ईस्वी में। आगे आ जाइए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? बताइए। अरे भाई जैसे ही अब राष्ट्रवाद के पहले कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तुरंत मारिए फ्रांसीसी को, फ्रांसीसी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? अरे भाई सर यही ना था, अभी अभी पढ़े हो आप, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यही ना आपका था। तो तुरंत कहोगे भाई ये सही जवाब हो जाएंगे। इसमें सोचने वाली बात क्या है भाई? नेपोलियन में जर्मनी में किस संघ की स्थापना की गई? नेपोलियन में जर्मनी में किस संघ की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, इसका भी हो जाएंगे, राइमस संघ ने। क्या हो जाएगा? राइमस संघ ने। राइमस संघ इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कार्बोनरी क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, आगे का देख लेते हैं। 1830 के दशक में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो किस देश में हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में? इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लैंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 1830 में, 30 के दशक में किस देश में औद्योगिक क्रांति हुई थी? तो कहेंगे भाई इंग्लैंड में। ठीक है, वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष किया गया? वियना यानी कि इसका सही जवाब दीजिए। वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा 1815 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब। 1815 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे।
वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन युग के परिप्रेक्ष्य। 23 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक किस चर्च में आयोजित की गई थी? तो वो हुआ था हमारा सेंट पॉल चर्च में, जो कि अभी अभी कुछ देर पहले हमें आपको बताया। अब अगला है, किस युद्ध के बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कब मिली थी? तो यहाँ पर यूनानी स्वतंत्र राष्ट्र युद्ध के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? यहाँ पर कहेंगे कि पीडमोंट सर्डिनिया का प्रधानमंत्री था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 25 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हो गया। तो आप लोग इस 25 क्वेश्चन को कर लिए हैं, तो मेरे भाई सबको मैं एक बार थैंक यू बोलूंगा। यहाँ तक आप लोग मेरी इस वीडियो को देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा है, और आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें पसंद भी आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और 90 दिन 90 महायुद्ध में आप लोग तैयार रहिएगा। तो अब इसमें आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से हर चीज पढ़ा दी जाएगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, हर चीज आपको यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बस आप लोग मेहनत से पढ़िए, और बाकी कोई दिक्कत होगा तो बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए अब कल मिलते हैं एक बेहतरीन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक